चार बास 24 गज अंगल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के वीर सपूत पृथ्वीराज चौहान की। हाल ही में अक्षय कुमार आधारित मूवी सम्राट पृथ्वीराज रिलीज हुई, जिसमें कई सारे दृश्य ऐसे दिखाए गए जो इतिहास में वर्णित नहीं है, या इतिहास में वर्णित होने के साथ साथ उसकी लोक कथाएं कुछ अलग ही प्रचलित हैं। भारत भूमि के इतिहास में महान शासकों का जब भी वर्णन किया जाता है, पृथ्वीराज चौहान का नाम जरूर लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शूरवीर, साहसी और पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने अपने पराक्रम से कईयों के दिल जीते, जिनके किस्से आज भी भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हुए। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान या चहमना वंश के क्षत्रिय शासक सोमेश्वर देव और कर्पूरा देवी के घर सन था 1149। गुजरात के पाटन नामक स्थान पर जन्मे पृथ्वीराज चौहान अपने माता पिता के विवाह के 12 वर्षों पश्चात उत्पन्न हुए थे। बाल्यकाल में उनकी हत्या के कई षड्यंत्र रचे गए, परंतु वे बच निकले। इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। राज परिवार में जन्म होने के कारण इनकी शिक्षा सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से हुई, जबकि युद्ध शास्त्र की शिक्षा इन्होंने अपने गुरु श्री राम जी से प्राप्त करी। कहा जाता है तत्कालीन समय में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो इनके जैसे शब्द भेदी बाण चला सके। सरस्वती कंठभरण विद्यापीठ का निर्माण विहंगराज ने करवाया था। विहंगराज चौहान वंश के ही एक शासक थे। वर्तमान में इस जगह पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद मौजूद है। मान्यता है कि मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबिक ने इस विद्यापीठ को तोड़कर यह मस्जिद का निर्माण करवाया था। जब पृथ्वीराज की आयु सिर्फ 11 वर्ष की थी, तब इनके पिता का निधन हो गया था। परिणाम स्वरूप उन्हें अजय मेरू, आज का अजमेर जगह का उत्तराधिकारी बना दिया गया। पृथ्वीराज की मां कर्पूरा देवी दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की इकलौती संतान थी। अनंगपाल वही शासक थे जिन्होंने दिल्ली शहर की स्थापना की, इसलिए अपने नाती को उन्होंने दिल्ली का उत्तराधिकारी बना दिया। 1166 में अनंगपाल की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज को दिल्ली का भी अधिकार मिल गया। पृथ्वीराज और संयुक्ता की प्रेम कथाएं आज भी राजस्थान के कोने कोनों में प्रचलित हैं। राजस्थान के इतिहास में आज भी इन दिनों के प्रेम प्रसंगों की चर्चाएं होती हैं। कैसे एक दूसरे से मिले बिना चरित्र के आधार पर भी प्रेम हो सकता है। संयोगिता के पिता राजा जयचंद पृथ्वी के दूर विरोधी थे। ईर्ष्या के कारण जब उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर किया, तब पूरे देश के राजाओं को निमंत्रण भेजा, परंतु पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। इतना ही नहीं, बल्कि पृथ्वीराज को स्वयंवर में मूर्ति बनाकर द्वारपाल के स्थान पर बैठा दिया, परंतु पृथ्वीराज ने भरी सभा में संयुक्ता की सहमति के साथ उन्हें अपहरण कर लिया और दिल्ली ला करके विवाह कर लिया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत विशाल थी, जिसमें लगभग 3 लाख सैनिक, 70,000 घुड़सवार और 500 हाथी थे, जिसकी सहायता से उन्हें अपनी सीमाओं का काफ़ी विस्तार किया था। एक दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी राजा होने के कारण पृथ्वीराज ने अपनी सीमा विस्तार के लिए पंजाब को चुना। उस समय पंजाब का शासक था मोहम्मद गौरी, जो भटिंडा से अपना राज्य संचालित करता था। दोनों की सेनाएं 1191 में सरहंद किले के नज़दीक तराइन नामक जगह पर आमने सामने आ गई। इसे तराइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। भीषण युद्ध शुरू हुआ, परंतु उसी समय गुजरात के क्षेत्रों में विद्रोह हो गया। पृथ्वीराज को विद्रोह कुचलने के लिए जाना पड़ा। जैसे ही पृथ्वीराज गुजरात के लिए कूच किया, इधर स्थिति खराब होने लगी। जैसे ही पृथ्वीराज वहां विद्रोह कुचल करके वापस आया, उसने गौरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए। गौरी को बहुत नुकसान हुआ, वो खुद अधमरा हो गया था, परंतु एक सैनिक की सूझबूझ से उसकी जान बच गई। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 बार हराया और जीवन दान दिया। गौरी प्रतिशोध की पीड़ा में जल रहा था। उसी प्रतिशोध की पीड़ा में जयचंद भी जल रहा था। जयचंद ने गौरी के साथ मिलकर 1192 में तराइन में फिर से पृथ्वीराज को ललकारा और फिर चढ़ाई कर। इस बार गौरी के पास 3 लाख घुड़सवार थे और उन्होंने चारों तरफ से पृथ्वीराज को घेर लिया था। राजपूत राजाओं से चंद्रप्रदाई ने मदद मांगी, परंतु राजाओं ने साफ मना कर दिया। परिणाम स्वरूप चौहान की सेना हार गई। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाई को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। कहा जाता है कि वहां उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। जलते सरिये से पृथ्वीराज की आंखों को जला दिया गया। जब पृथ्वीराज से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे बांध दे दिया जाए। तब गौरी ने सोचा कि अंधा क्या ही तीर चलाएगा, और उसके हाथ में बांध थमा दी। तभी चंद्रप्रदाई ने दोहा पड़ा, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान।
और पृथ्वीराज ने तीर मारकर गौरी की हत्या कर दी। परंतु इतिहास में कई लोग इससे सहमत है, कई लोग इससे सहमत नहीं है। सबूतों के अभाव पर अभी भी इस घटना को एक संदेहास्पद तरीके से ही देखा जाता है। कई लोग ये तर्क देंगे कि इतिहास वही है जो किताबों में लिखा गया। वो इस बात को नहीं मानेंगे कि स्थानीय कथाओं में वर्णित है वो भी सही हो सकता है। हम सभी जानते हैं भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली था। हम उस धरती पर रहते हैं जहाँ हजारों साल पहले आधुनिक सभ्यताएं थी। आक्रांताओं ने हमारी बड़े बड़े निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया। आप और मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो क्या छोटे से साहित्य को नष्ट करना उनके लिए कोई कठिन बात रही होगी? हमारे गौरवशाली इतिहास का वर्णन उन्हीं साहित्यों में था। हो सकता है उन पूरे साहित्य को नष्ट कर दिया हो। न जाने कितने गौरवशाली योद्धाओं का इतिहास ऐसे ही नष्ट हो गया। नालंदा का विश्वविद्यालय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसको जब जलाया गया था तो जलने के बाद वहाँ इतना ज़्यादा साहित्य था कि अगले 6 महीने तक वो आग जलती रही। हमारे पूर्वजों ने कहानी और लोकगीतों के रूप में भी इतिहास रचा है। अब आप इससे खुद अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि अपने लोकगीतों पर विश्वास करना है या चंद किताबी ज्ञान के इतिहासकारों पर। निर्णय आपका होगा। धन्यवाद।